उदयपुर गांव में शहर की तरफ जाने वाले रास्ते में एक ढाबा था जिसे पुष्पा नाम की सुंदर सी जवान लड़की चलाया करती थी। ढाबा काफी अच्छा खासा चल रहा था। हालांकि शहर की तरफ से आने जाने वाले लोग ढाबा में खाना खाया करते थे और गांव के लोग भी उस ढाबे में खाने का जायका लेने आते थे। एक रोज गांव के दो मनचले पुष्पा के ढाबे पर जाते हैं। अरे अरे पप्पू, देख देख, ढाबे की मालकिन कितनी जवान है। मेरा दिल तो इसे पहली नजर में देखते ही इस पर आ गया था। बस अब एक बार ये मान जाए, फिर तो इस ढाबे वाली को तेरी भाभी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। भाभी होगी तेरी, समझा ना। पहले इसे मैंने देखा है। अरे ये मेरी है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और अपनी गंदी नजरें तू उस बिजली के लिए ही रख, वही तेरे लिए सही है। चुप कर, वो हमें ही देख रही है। चल पहले इसके हाथों के खाने का जायका लेते हैं। जी कहिए, क्या खाएंगे? आओ रामू, इन दोनों भैया को खाना दो। काफी समय से खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। भैया किसे कह रही है? अच्छा, तुझे मैंने कहा भी, तुझे वो पसंद भी ना करे। वो तुझे भी और मुझे भी भाई बना चुकी है। चल अब चुपचाप ये खा लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। कभी जो कोई लड़की एक बार हम दोनों को देखकर मुस्कुरा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुस्कुराना तो दूर की बात है, लड़कियां और औरतें हम दोनों को देख गालियां जरूर देती है। पप्पू किशोर से बातें कर रहा होता है और खाना भी खा रहा होता है, लेकिन किशोर की नजरें पुष्पा पर ही थी। और जब वो दोनों खाना खा लेते हैं तो किशोर पुष्पा को पैसे देने जाता है। कितने पैसे हुए आपके खाने के? इसका छुट्टा नहीं है। अरे कोई बात नहीं, नहीं है तो आप रख लो इसे। और हाँ, रात को ये दुकान कब तक खुली रहती है? अपनों का ढाबा रात के 10 बजे तक खुली रहती है। अभी तुम्हारा हो गया तो चलो, ग्राहकों का समय है, काम करने दो। क्यों तुम हमारी मैडम को परेशान कर रहे हो? पप्पू और किशोर के जाने के बाद ही पुष्पा के चेहरे पर मुस्कान आती है और पुष्पा अपने कामों में लग जाती है। दूसरी तरह किशोर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, माला, आज रात का खाना मत बनाना। वो क्या है ना, मेरे दोस्त के घर दावत है। कौन सा दोस्त? कहीं आप पप्पू की तो नहीं बात कर रहे हो? उस फटीचर के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुम्हें पार्टी दे रहा है? अरे यार, तुम भी ना हर वक्त बेचारे पप्पू को कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हो। आखिर वो जैसा भी है मेरा दोस्त ही तो है। हाँ हाँ, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। उसी ने तो आपको बिगाड़ कर रखा है। अच्छा, अगर आपका खाना रात में कहीं और है तो मैं शाम में खाना नहीं बनाऊंगी। किशोर तो बहुत खुश था, उसे रात में फिर से पुष्पा को देखने का मौका मिलेगा। अब किशोर भी रात के 10 बजने से थोड़ी देर पहले ही अपने ढाबे पर खाना खाने निकल जाता है। लेकिन जब वो उस जंगल के रास्ते ढाबे की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आती है और साथ में पायल की आवाजें भी आती है। ये मेरे पीछे कौन है? कहीं माला तो मेरी जासूसी नहीं कर रही? मैं तो इस औरत से शादी करके पछता रहा हूँ, लेकिन मुझे दूर दूर तक तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो भला हो कौन सकता है? अब जैसे ही ढाबे पर पहुँचता है, वो देखता है ढाबा बंद हो रहा है। यह देख किशोर पुष्पा और उसके नौकर रामू से कहता है, अरे भाई, ये क्या, ढाबा क्यों बंद कर रहे हो? मैं इतनी दूर से यहाँ रात के अंधेरे में खाना खाने आया हूँ और आप है कि ढाबा ही बंद कर रहे हो? अरे अब कल लाना, यहाँ का नियम है। एक बार ढाबा बंद हो गया तो कोई कितना भी भूखा क्यों ना हो, उसे हम खिला नहीं सकते। अरे रामू, किशोर तो अपने पुराने ग्राहक हैं, इन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? तुम ढाबा बंद करो और इन्हें भी अंदर ले लो। क्या बात है, लगता है आज का दिन कुछ ज्यादा ही स्पेशल होने वाला है। मैं सही जगह आया हूँ। लगता है ये पुष्पा जी मुझे पसंद करने लगी है। हाय हाय, मुझे तो शर्म ही आ रही है। रामू ढाबा बंद करके अपने घर चला जाता है और पुष्पा किशोर को रसोई में लेकर जाती है, जहाँ अभी भी बड़े से पतीले में खाना बन रहा होता है। ये क्या बन रहा है अभी? लेकिन ढाबा तो बंद हो चुका है
और ये क्या है? ये तो किसी का सर है और हाथ भी। कौन हो तुम? अब जैसे ही ये देख किशोर घबरा जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, वैसे ही वो गिर जाता है। और जब वो उठता है तो देखता है ढाबे में जो कुर्सी टेबल लगी हुई है उस पर बहुत सारे भूत बैठे हैं और कोई आदमी का सिर लिए खा रहा है तो कोई पैर और हाथ। रात में तो हमारे अपनों का ढाबा में यही मेन्यू है, लेकिन इसे खाने के लिए इंसान से भूत बनना पड़ता है, तभी तो तुम ये भोजन कर पाओगे। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझसे गलती हो गई है। यहाँ आकर यहाँ कोई खुद नहीं आता, बल्कि सब यहाँ लाए जाते हैं, और आज ये तुम्हारा आखिरी दिन। इतना बोलने के बाद ही पुष्पा किशोर को मार देती है। पुष्पा एक चुड़ैल थी जो रात में चुड़ैल बनकर अपना भूतिया ढाबा चलाती थी और दिन में इंसान बनकर ढाबा चलाती थी। किशोर तो मर चुका था, लेकिन यहाँ माला अपने पति का इंतजार कर रही होती है, जो कि सुबह तक घर नहीं आया होता है। ये आदमी कहाँ गया? अब तक नहीं आया है, सुबह से रात होने को आई है। अरे मैं भी तो उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। रात में कह रहे थे दोस्त के घर खाना खाने जाना है, लेकिन अब तक नहीं आए हैं। अरे किशोर भाई, कहाँ है तू? चल घूम कर आते हैं। मैं भी उन्हीं को ही ढूंढ रही थी। रात में कह रहे थे दोस्त के घर खाना खाने को जाना है, लेकिन अब तक नहीं आए हैं। क्या बात कर रही है भाभी आप? मुझे तो उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसके दोस्त के घर दावत है। अरे जाइए, आप ही उन्हें ढूंढ के ला सकते हैं, मैं तो पूरे गांव में ढूंढ आई हूँ। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं ढूंढता हूँ भैया को। एक किशोर भी ना मुझे बिना बताए ही ना जाने कहाँ चला गया है। ऐसे होते हैं दोस्त, ये तो दोस्त के नाम पर कलंक है और कुछ नहीं। अब पप्पू अपने दोस्त को ढूंढने निकलता है। उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन किशोर कहीं नहीं मिलता और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। इधर माला परेशान थी कि उसका पति कहाँ ही चला गया है, और 2-3 दिन बीत गए थे, किशोर की कोई खबर नहीं थी। लेकिन इसी के साथ गांव में ये भी सुनने को मिल रहा था कि गांव वाले ढाबे को रात में भूत चलाते हैं और वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो भूतों को खाने के लिए इंसानों का मांस बनाती है। अरे रज्जो बहन, मैं तो अपने पति को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। अरे मैंने भाई साहब को 2-3 दिन पहले शहर की तरफ जाने वाले जंगल के रास्ते देखा था। मैं तो यकीन से कह रही हूँ उन्हें भी चुड़ैल ने मार डाला है। जिस तरह गांव से लोग गायब हो रहे हैं रात में निकलने पर, उसी तरह चुड़ैल ने भी किशोर को उठा लिया होगा। अरे ऐसा ना बोलो बहन, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तो ऐसा करते हैं माला बहन, रात में हम चलते हैं ढाबे के पास, हम भी तो देखें उस चुड़ैल का भूतों का ढाबा। लेकिन अगर वो चुड़ैल हमें भी मार डालेगी तो? नहीं नहीं रज्जो बहन, हम वहाँ रात के समय बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। अरे कैसी पत्नी है रे तू? एक पत्नी वो थी जो अपने पति की जान के लिए यमराज से लड़ गई थी, एक तू है, तू तो चुड़ैल से भी नहीं लड़ सकती। अब देर रात दोनों ही जंगल के रास्ते होते हुए अपनों के ढाबे पर पहुंचते हैं। ढाबा के बंद होने का समय था और दोनों ही अंदर घुस जाते हैं। अपना आप को छुपाने के लिए वे दोनों एक बड़े से पतीले में बैठ जाते हैं और पतीले का ढक्कन लगा लेते हैं। आज तो भोजन चल कर आया है, ढूंढो यहाँ कहीं इंसान है, क्योंकि मुझे यहाँ इंसानों की खुशबू आ रही है। अब जैसे ही वो चुड़ैल उस पतीले के ढक्कन को हटाती है, वो देखती है उसमें 2 औरतें हैं, और उसके बाद वो चुड़ैल जैसे ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, दोनों इधर उधर भागने लगते हैं और एक कमरे में पहुंचती है। पर कुछ समय बाद ही वो देखती है उनकी तरफ उस चुड़ैल के साथ भूत
भी चले आ रहे हैं। तभी वो पास जल रहे चूल्हे की लकड़ी उठाकर उनकी तरफ उसे दिखाते हुए कहती है, दूर हो जाओ वरना सबको जलाकर भस्म कर दूंगी। मैं कहती हूँ दूर हो जाओ। रज्जू, ये सारे और हम दो, आज तो हम इनका खाना बंद कर ही रहेंगे। लेकिन अब जैसे ही रज्जू हाथ में जलती हुई लकड़ी लिए भूतों की तरफ फेंकती है, वैसे ही माला पास के गैलन में रखा पेट्रोल उनकी तरफ फेंकती है और वो सभी जलने लगते हैं। इसमें वो चुड़ैल भी शामिल होती है, यहाँ तक कि वो ढाबा भी धू धू करते हुए जल जाता है और रज्जू और माला वहाँ से अपनी जान बचाकर घर लौट आते हैं। और वो समझ चुके थे कि किशोर को भी उन्होंने अपना भोजन बना लिया है। एक छोटा सा गांव था जहाँ की धरती पर बसता था सुकून और अमन। पर एक रात सब बदल गया। गांव में एक अजीब सी खौफनाक चुड़ैल आ गई। लोग उसे चोटी काटने वाली चुड़ैल कहते थे, क्योंकि वो लोगों की चोटियां ही नहीं बल्कि उनके लंबे घने बालों को भी काट देती थी। उस चुड़ैल की कहानी हर किसी के होश उड़ा देती थी। उसने गांव के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। हर रात उसकी खतरनाक चीखें और डरावनी हंसियां गांव के लोगों को नींद से जगाती थी। पर उसका असली शिकार लंबे बाल वाले लोग ही थे। गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया था, जैसे कि एक अंधेरी रात में चांद का तेवर बदल जाता है। उस चुड़ैल की आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो अपने अंदर की शैतानी ताकत को छुपा कर रखती हो। हर किसी के मन में एक सवाल था, क्या सच में कोई ऐसा भूतिया हस्ती हो सकती है? उस चुड़ैल को लोग चोटी काटने वाली चुड़ैल कहकर डराते थे, क्योंकि उसकी पहचान उन लंबे बालों में थी जो उसने ना जाने कितनों के सर से काट दिए थे। गांव के लोगों की जिंदगी उसके डर में एक भयानक पल में बदल गई थी। हर रात उसकी खौफनाक चीखें और उसकी डरावनी हंसी सुनाई देती थी, जैसे कि किसी भूतिया कहानी का हिस्सा बन गया हो। लोग अपने घरों के अंदर छुप जाते थे, डरकर अपने बच्चों को संभालते हुए। उस चुड़ैल का असली शिकार लंबे बाल वाले लोग थे, जो उसके नजर लगने से पहले लंबे घने बाल कटवाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे। पर कहानियों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी उस चुड़ैल का डर था। उसने गांव के सुकून को छीन लिया था और लोगों के मन में एक अंधेरा छा गया था, जिसका अंत किसी भी समय हो सकता था। एक दिन की बात है, जब रेखा अपने घर से बाजार जा रही थी। उसके काफी लंबे और अच्छे बाल थे। रेखा को पता नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो रास्ते में जा ही रही थी कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो कि उसी चुड़ैल की थी। रेखा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और फिर से रेखा अपने रास्ते चलने लगती है। उसे ऐसा महसूस हो चुका था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। तभी अचानक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और कहती है, क्यों रेखा, कहाँ जा रही है? तेरे बाल तो बड़े अच्छे हैं, पर आज से नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं इन्हें काटने वाली हूँ। चुड़ैल प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं नहीं दूंगी अपने बाल तुम्हें। प्लीज माफ कर दो अगर कोई गलती हुई हो मुझसे। मैंने बहुत मुश्किल से इतने लंबे बाल किए हैं। मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है। प्लीज मेरे बाल छोड़ दो, जाने दो मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। रेखा डर जाती है और चुड़ैल से उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनती और रेखा की भी चोटी काट देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। जब भी कोई गांव में जाता, वो चुड़ैल उसका वही हाल करती थी। रेखा को हर वक्त डर लगता था कि चुड़ैल कब उसके सामने आ जाएगी और उसका क्या हाल करेगी। उसके चेहरे पर डर और अफसोस छाया रहता था, लेकिन वो किसी को अपने डर का एहसास नहीं होने देती थी। उसकी जिंदगी में चुड़ैल की इस अत्याचार की भयंकर यादें हमेशा के लिए बनी रहती थी। और सारे गांव वाले भी अब परेशान हो चुके थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे एक एक करके। फिर एक दिन गांव का ही एक आदमी दिमाग लगाता है कि चुड़ैल ऐसा कर क्यों रही है, क्यों ना पता किया जाए। उसने सारे गांव वालों को बुलाया और बताया, ऐसे तो एक दिन ये चुड़ैल सारे गांव वालों को बर्बाद कर देगी, अगर जल्दी इसका कोई उपाय नहीं निकला तो। मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम उस आइडिया को लेकर चलेंगे तो पक्का उस चुड़ैल से हमें भागना नहीं पड़ेगा, वो चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। हाँ हाँ, सही कह रहा है ये।
हमें ऐसा ही करना चाहिए। तू सही कह रहा है। अगले दिन सारे गांव वाले फिर से आ जाते हैं राजू के पास और देखते हैं कि राजू तो लड़की बन गया है। उसने अपने बालों को लंबा कर लिया है। सारे गांव वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं, पर राजू का प्लान ही यही था ताकि चुड़ैल ऐसा क्यों करती है ये पता लगा सके। राजू निकल जाता है। जाते जाते उसे भी पीछे से एक आवाज आती है। राजू पीछे देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। राजू फिर से चलने लगता है। तभी उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वो बिल्कुल नहीं डरता और अचानक चुड़ैल सामने आ जाती है और हंसने लगती है। तेरे बाल अच्छे हैं, पर अब तेरे पास ये नहीं रहेंगे। राजू हंसता है और कहता है, तो काटने हैं क्या तुझे? तुझे पता है तू बहुत सुंदर है, फिर भी तू सबके बाल क्यों काटती है? हाँ, क्या मैं तुझे सुंदर लगती हूँ? पहली बार किसी ने मुझे सुंदर बोला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मुझे मस्का लगा रही है ताकि तेरे बाल ना काट सकूं और तू चली जाए? पर ऐसा नहीं होने वाला बच्ची, तेरे बाल तो जाएंगे ही। पर तू मुझसे बात कैसे कर रही है? अजीब लड़की है तू। क्या तुझे डर नहीं लग रहा है कि तेरे बाल अब चले जाएंगे? राजू कहता है, अरे तू मुझे बस इतना बता दे, करती क्यों है तू ये सब? तुझे क्यों बता दूं? तू कौन है? अपने काम से काम रखना। इतना कह के चुड़ैल राजू के बाल काट देती है और हंसते हुए गायब हो जाती है और सामने एक पेड़ पर चली जाती है। राजू भी वहीं छुप जाता है और देखने लगता है। चुड़ैल को लगता है कि वो जा चुका है। तभी चुड़ैल कहती है, चलो कोई देख नहीं रहा, अब मैं अपना काम करती हूँ। चुड़ैल अपने सर से बाल हटा देती है। राजू देखकर चौंक जाता है और समझ जाता है कि ये चुड़ैल गंजी है, इसीलिए सबके बाल काट के ले जाती है ताकि वो अपने सर पर लगा सके। चुड़ैल राजू के बालों को लगा लेती है और कहती है, अरे वाह, ये तो बाल अब तक के सबसे अच्छे हैं। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ इसमें। अब मुझे कोई गंजी नहीं कह पाएगा। मेरे पास भी अब इतने लंबे बाल हैं। चुड़ैल ने राजू के बाल देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, ये तो सबसे मस्त बाल हैं। मुझे तो लगता है अब कोई मुझे गंजी नहीं कह पाएगा। मेरे भी अब इतने लंबे बाल हैं। देखो कितनी प्यारी लग रही हूँ। राजू ये सब देख रहा था और अब वो भागते हुए गांव वालों के पास जाता है और सारी कहानी बता देता है। सारे गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। ओए सुनो सब लोग, चुड़ैल ने मेरे बाल देखे और बोला कि वो कितनी सुंदर दिख रही है इन बालों में, और उसने बोला कि अब कोई उसे गंजी नहीं कह पाएगा क्योंकि उसके भी इतने लंबे बाल है। सभी गांव वाले सोच में पड़ गए। कुछ तो ये सोच रहे थे कि क्या ये सच हो सकता है। तभी राजू बताता है कि वो चुड़ैल पेड़ पर रहती है। सारे गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल के पास जाने लगते हैं। जाते ही उसे पेड़ से बांध देते हैं और कहते हैं, बहुत मनमानी कर ली तूने, हम सबको परेशान करके रखा था। अब बस, अब और नहीं, अब तेरा अंत यही है। तुझे पता नहीं है, अभी जो तुमने चोटी काटी वो कोई लड़की की नहीं बल्कि हमारे गांव के राजू का था, और उसने देख लिया कि तू गंजी है, इसलिए ये सब करती है ना। तुमने ना जाने कितनों के बाल काटे हैं अपनी सुंदरता के लिए। चुड़ैल चौंक जाती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम सबको मैं नहीं छोड़ने वाली। अब तुम सबको मार दूंगी। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने पहले ही बोला था ना, इस आइडिया से हमें पक्का ही चुड़ैल से भागना नहीं पड़ेगा। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगी। बाय बाय चुड़ैल, फिर कभी मत आना। लेकिन गांव वाले एक नहीं सुनते और उस पेड़ को आग लगा देते हैं। चुड़ैल वहीं जलकर मर जाती है और गांव में पहले की तरह खुशहाली आ जाती है।